मानवा के अंदर इन ह्यूमंस है जो कि किसी भी वक्त पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर सकता है और वे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उनके सामने आर्मी तो यूजलेस थी। और इन ह्यूमंस का कनेक्शन सैनोट्रेन से है और उन्होंने ह्यूमैनिटी के ऊपर एक सवाल खड़ा करा, अगर तुम्हें गॉड नहीं बचा सकता तो कौन बचाएगा? और इसका जवाब बने सुपर ह्यूमंस। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, हर सुपर ह्यूमन हीरो नहीं होता। कुछ लोग पावर को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं और कुछ कंट्रोल के लिए। और इस कहानी में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है कांग लिम, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। वैसे तो वो सभी के सामने एक आम लड़का है और जब भी किसी इनह्यूमन का डिजास्टर अलर्ट आता तो वे एक ब्लैक मास्क और व्हाइट कैप पहनकर बन जाता है ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने वाला सुपर ह्यूमन। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आप सभी को पता चलेगा कि सैनोट्रेंस दुश्मन नहीं है और सुपर ह्यूमन सिर्फ सेवियर नहीं है, बल्कि इस वॉर के पीछे तो कुछ और ही चल रहा है। हालांकि इस मानवा का स्टार्टिंग आर्ट स्टाइल तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तुम्हें इस मानवा के अंदर गॉड लेवल के पैनल्स देखने को मिलेंगे। और अगर तुम्हारे स्टोरी समझ में आ चुकी है तो बढ़ते हैं मांगा के स्टार्टिंग पैनल की तरफ। मानवा के स्टार्टिंग पैनल में हमें ओरियोडोंग सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर एक मॉन्स्टर के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और जिस मदर का वो बच्चा था वो मदर सभी से चिल्लाते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई आकर उस मॉन्स्टर से उसके बच्चे को बचा ले। और वो मॉन्स्टर है एक इनह्यूमन मॉन्स्टर, भला उससे कौन ही लड़ता। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस बच्चे को मारता तभी एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो की। वो आते ही उस मॉन्स्टर के हाथ को काट ही देता है, लेकिन जो उसका फेस का मास्क है कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा, मतलब पूरी क्रिस वाली वाइब दे रखी है। खैर अपने हाथ को कटता हुआ देख वो मॉन्स्टर गुस्से में अपना रंग बदल लेता है एकदम लाल। खैर उस बच्चे को फेंक वो कांग की तरफ लपकता है उसको मारने के लिए, बट थैंक्स उस बच्चे की मदर उस बच्चे को पकड़ लेती है और कांग भी उस मॉन्स्टर के पंच से बच गया था। फिर कांग उस मॉन्स्टर को किक मारकर दूर फेंकता है, बट वो दोबारा उसकी तरफ आता है उसको खाने के लिए। एंड इसके बाद वे पूरे अपने पंचेस की बारिश कर देता है उस मॉन्स्टर के थोपड़े पर एंड अपने फाइनल ब्लॉ के साथ वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे उस मॉन्स्टर का कलर रेड से डीप ग्रीन हो जाता है। और इसके बाद वहां पर मौजूद सभी लोग कांग के लिए क्लैपिंग करते हैं उसको एक हीरो कहकर, लेकिन कांग हल्क की तरह कूदता हुआ वहां से निकल जाता है। और उस भीड़ में मौजूद एक मिडिल एज्ड मैन कहता है कि इस वर्ल्ड में सच में सुपर ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें इंचियोन के हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी बच्चों को बोर कर रहा था नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ाकर। तभी क्लास के दो जिगरी यार सरजू बिरजू क्लास में मोबाइल लाए होते हैं टीचर से छुपा कर, और उनके मोबाइल में वो न्यूज चल रही होती है ओरियोडोंग के इंसिडेंट की, जहाँ पर एक सुपर ह्यूमन ने एक बेबी को बचाया था। साथ ही में किसी ने उस इंसिडेंट के मोमेंट को अपने मोबाइल में कैप्चर कर न्यूज में बेच दी थी और उस न्यूज के कमेंट में किसी ने लिखा हुआ था कि अगर मैं उस औरत का पति होता तो मैं अपने बीवी बच्चे को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से जरूर लड़ता। जहां क्लास के अंदर लिंक शेयर करी जा रही थी तभी टीचर उस सभी को लिंक शेयर करता हुआ देख चौक फेंक के मारने वाले थे। उससे पहले ही क्लास के सायरन में डिजास्टर अलर्ट दिया जाता है, एक इनह्यूमन मॉन्स्टर अपीयर हुआ है तो सभी लोग इंचियोन के पोर्ट में कहीं जाकर छिप जाएं। और आज की क्लास कैंसिल हो चुकी है। जब सभी बच्चे बोरिया बिस्तर बांध कर निकल रहे होते हैं तभी वहां पर बैठी एक लड़की सोच रही होती है कि ये इस साल का तीसरी बार है जब एक और मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, क्योंकि जब पिछली साल एक इनह्यूमन मॉन्स्टर अपीयर हुआ था तो उसने 70 पीपल्स को खत्म कर दिया था, साथ ही में पूरे गांगनेओन सिटी को वाइप आउट भी। और उस लड़की के हिसाब से ऐसे इनह्यूमन मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही अपीयर होते जा रहे हैं। तभी उस लड़की की एक सोतड़ू लड़के पर नजर जाती है, जहाँ पर पूरी क्लास स्कूल से बाहर जा रही थी, वो वहाँ पे सो रहा था। इससे पहले कि वो उस लड़के को उठाती तभी उस बंदे का मोबाइल रिंग करता है और उसका दोस्त जूरी उसको बताता है कि इंचियोन पोर्ट में एक इनह्यूमन मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, वे जल्दी जाकर उसका काम निपटाएं। फिर कांग अपने बगल में बैठी लड़की को देखकर अभी और सोने का नाटक करता है और वो लड़की कांग को कोई पागल समझकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इंचियोन पोर्ट, जहाँ पर वो अनह्यूमन मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। एक वर्कर उस मॉन्स्टर को ट्रक के नीचे लाकर मारने का ट्राई करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो ट्रक ही टूट जाता है और बजाल उस मॉन्स्टर का एक भी बाल बाका हुआ हो तो फिर वो मॉन्स्टर उस ट्रक के साथ उस वर्कर को भी कुचल देता है। वहीं दूसरी तरफ दो छिपे हुए वर्कर्स उस मॉन्स्टर को देख रहे थे और उनको मिलिट्री का इंतजार था कि वो आकर उनको इस मॉन्स्टर से बचाएंगी, लेकिन वो मॉन्स्टर उन दोनों छिपे हुए वर्कर्स को देख लेता है। वो मॉन्स्टर अपने एक ही पंच से सामने वाले वर्कर की सर का भुजिया बना देता है और दूसरे वाले का बैगन का भरता। लेकिन वहाँ पर एक और वर्कर छिपा हुआ था जो कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तो काली बिल्ली का रास्ता काटते की
वजह से उस वर्कर की किस्मत चमकती नहीं और वे मॉन्स्टर उसके सर को पकड़कर अपने पीछे वाले कंटेनर पर फेंक देता है। अब बेचारा वर्कर बस अपनी मौत की कगार पे था, पर तभी एक टूल आकर उस मॉन्स्टर की खोपड़ी पे लगता है और वो टूल फेंक के मारा था उन वर्कर्स के बॉस ने। उसका बॉस उसको कहता है कि इसने उसको भागने का मौका दिया है, वह अभी यहाँ से भागे। और उस मॉन्स्टर की भी नजर उनके बॉस पर थी, जो कि अब काफी ज्यादा गुस्से में है और उनका बॉस मरने से पहले अपने बीवी बच्चों को याद कर रहा था, क्योंकि वह अब मरने वाला है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अचानक से शांत होकर वहां से जाने लगता है और एक कंटेनर को पकड़कर उसको उठा के उनके बॉस की तरफ फेंक देता है। और इससे पहले कि वो कंटेनर उसको कुचल देता, सही समय पर अपना कांग आकर उस कंटेनर को लात मार के उस बॉस को बचा लेता है और एक हीरो वाली एंट्री मारकर कहता है, तू तो गया बेटे। कांग का दोस्त जूरी, जो कि उससे कॉल पे बात कर रहा था, वह उसको कहता है कि वह इस मॉन्स्टर से बात करने का ट्राई करे। और जूरी कांग के कैप में मौजूद कैमरा से सब कुछ देख रहा था। कांग याद करता है कि जूरी ने उसको बताया था कि वे एक बार मॉन्स्टर से बात करने का ट्राई करें उनको मारने से पहले, क्या पता वे उनका ऑब्जेक्टिव जान पाए कि आखिर ये आए कहां से हैं। और जूरी के कहने पर कांग उस मॉन्स्टर से बात करने का ट्राई करता है। वह उसको बताता है कि कुछ दिन पहले उसने उसी के जैसे दिखने वाले एक मॉन्स्टर को निपटाया था। एंड तभी ही वो मॉन्स्टर कुछ कहता है जिसे जूरी और कांग दोनों ही काफी ध्यान से सुनते हैं। उस मॉन्स्टर को गुस्सा आते ही उस मॉन्स्टर की स्किन का कलर चेंज हो जाता है और वह कांग के ऊपर टूट पड़ता है। हालांकि कांग फिलहाल उसके सभी अटैक से बच रहा था। तभी वहां पर मीडिया चैनल भी आ जाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर लाइव टेलीकास्ट के साथ। उस पोर्ट पर न केवल उन सभी का हीरो सुपर ह्यूमन था, यहाँ तक कि इनह्यूमन सबजुकेशन स्पेशल फोर्स भी वहाँ पर आ जाती है। स्पेशल फोर्स आकर कांग और उस इनह्यूमन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सभी गन फायर उस मॉन्स्टर के ऊपर असर नहीं करेंगे। और उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी के हिसाब से वो व्हाइट कैप का लड़का और उसकी पावर आसानी से उनकी पूरी मिलिट्री को हरा सकती है। तो इसलिए अगर कोई उस इनह्यूमन मॉन्स्टर को हरा सकता है तो वो है सिर्फ सुपर ह्यूमन वाला व्हाइट कैप का लड़का। इस पर उस सोल्जर का सवाल था, तो आखिर वे लोग यहाँ पर आए किस लिए? कैप्टन बताते हैं कि वे लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उन जैसे कमजोर ह्यूमन के पास प्लान बी भी होता है। न्यूज रिपोर्टर इस पूरे सीन को लाइव कवर कर रहे हैं। पूरा देश व्हाइट कैप को इन ह्यूमन मॉन्स्टर से फाइट करता हुआ देख रहा है। सभी ऑडियंस के अंदर वो स्कूल वाली लड़की भी थी, जो कि सोचती है कि भले ही वो व्हाइट कैप काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन इस वक्त वो पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग फिलहाल उस इनह्यूमन मॉन्स्टर से भाग रहा था एंड इससे पहले कांग को उस मॉन्स्टर का पंच लगा, उस लास्ट सेकंड में कांग उस पंच से बच जाता है। और जब कांग अपनी पूरी फोर्स लगाकर उस मॉन्स्टर पर काउंटर अटैक पंच करने ही वाला था, तो तभी वो मॉन्स्टर कांग के ऊपर अपनी लंबी जबान से अटैक करके उसके बैलेंस को बिगाड़ देता है एंड फिर उसकी टांग पकड़कर उसको कंटेनर के अंदर फेंक देता है। और इसका कुछ नहीं पता कि कांग उस कंटेनर के अंदर जिंदा बचा है या नहीं। और जब सभी फोर्सेस को लगता है कि व्हाइट कैप उस इनह्यूमन मॉन्स्टर से हार चुका है, तो वे लोग अपने प्लान बी को बाहर निकालते हैं एंड इसी के साथ उस वैन के अंदर के एक सोल्जर दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। वे तुरंत वैन के ऊपर चढ़कर बिना एक सेकंड भी बर्बाद करे हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एम करने के बाद उस पर शूट कर देता है। एक 50 सेल की बुलेट उस मॉन्स्टर की खोपड़ी पे लगी थी, जो कि हेडशॉट था, लेकिन वो जिद्दी मॉन्स्टर नहीं मरता और वे दोबारा से गुस्से में लाल होने लगता है। वे सोल्जर लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर बुलेट से शूट कर रहा था, लेकिन एक भी बुलेट उस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रही थी। फिर अचानक से वो बुलेट शूट करना बंद कर देता है, क्योंकि उस फटे हुए कंटेनर से बाहर निकल कर आता है व्हाइट कैप। व्हाइट कैप को उस मॉन्स्टर के अटैक से कुछ भी डैमेज नहीं आया था एंड फिर जूरी चैन की सांस लेकर व्हाइट कैप को कहता है कि इस मॉन्स्टर से बात करने का कोई फायदा नहीं, अब शुरू हो जाओ। फिर होना था क्या, इसके बाद व्हाइट कैप अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। वे अचानक से उस मॉन्स्टर के सामने से गायब होकर वे उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर आकर एक की किक में उसके सर की चटनी बना देता है एंड उसके बाद उसकी थूथड़ी पकड़कर ऐसा जमीन पर पटकता है कि वो दोबारा उठने लायक बचता नहीं। ये देखकर ना केवल सोसाइटी, यहाँ तक कि मिलिट्री मीडिया भी देखकर हैरान थे। सिर्फ 2 ही हिट में एक इनह्यूमन मॉन्स्टर को हरा दिया। इसके बाद कांग अपने दोस्त जूरी को बताता है कि ये मॉन्स्टर आनमियन आइलैंड के मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं था। इस फाइट को इतनी जल्दी खत्म होता हुआ देख एक शख्स ऊपर से कांग को देख रहा था। अपने सामने लाइव सुपर ह्यूमन को फाइट करता हुआ देख उसका जी मचलता है और वह चाहता है कि वे उससे मिलने जाएं। उसके साथ में एक और अननोन पर्सन थी जिसको वह डान यांग कहता है एंड जैसे ही
ही वह उस कंटेनर से उतरकर कांग के पास आता है तो कांग उससे पूछता है आखिर वह है कौन, लेकिन वो कांग की बात इग्नोर करते हुए कहता है कि व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन की नजरें तो काफी तीखी है। जूरी को भी हैरानी थी आखिर ये बीकेएल सुकुना का बेटा आया कहां से। साथ ही में कांग उसके साथ में आए हुए पर्सन को भी देख लेता है और इस वक्त भी लाइव ब्रॉडकास्ट चालू है, जिसका मतलब है कि कांग और उस पर्सन को पूरा देश लाइव देख रहा है। बट प्रॉब्लम इस कि वे लोग उनकी बातों को नहीं सुन सकते और मिलिट्री ऑफिसर्स भी कुछ नहीं करते क्योंकि वे लोग उस पर्सन को नहीं जानते कि आखिर वो कितना खतरनाक हो सकता है। जूरी को भी रियलाइजेशन हो चुकी थी कि ये बंदा उनके लिए काफी डेंजरस है। फिर इसके बाद वो व्हाइट कैप से कहना शुरू करता है कि वह इसको काफी टाइम से फॉलो करता आया है। उसने ना केवल उसके लाइव ब्रॉडकास्ट भी देखे, यहाँ तक कि सोशल मीडिया और स्ट्रीम के भी फुटेजेस देखी उसकी फाइट्स के। जिस जगह पर भी इनह्यूमन मॉन्स्टर के आने का अलर्ट आता वहाँ पर व्हाइट कैप किसी भी तरीके से पहुंच ही जाता। एंड इसके बाद वह व्हाइट कैप को बताता है कि वो यहाँ पर किसी और काम के लिए आया है तो वह उसको कुछ भी नहीं करेगा। बट जूरी कांग को समझाता है कि वह उस पर बिलीव ना करे, क्या पता उसके रिसेंटली मिशन की तरह ही वो बंदा उसको बिलीव दिलाने के बाद अचानक से उसके ऊपर शूट कर देगा और ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा गवर्नमेंट एजेंट हो जो कि उसको पकड़ने के लिए आया है। अब ये बात उस बंदे की भी समझ में आ चुकी थी कि कांग उस पर बिलीव नहीं करना चाहता, तो वह कांग को एक राज की बात बताता है। जैसे कि इस वर्ल्ड के सभी लोग उसको सुपर ह्यूमन कहते हैं तो उसी की जैसे और सुपर ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं और वो सुपर ह्यूमन कांग की सोच से भी ज्यादा परे हैं और कांग उनके बारे में जितना सोच सकता है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वहीं जूरी, जिसको पता था कि अमेरिका और यूरोप के पास सुपर ह्यूमंस हैं, ये बात तो ऑफिशियली वेरीफाइड थी। और रही बात कोरिया की, तो कोरिया के पास सिर्फ एक ही अनऑफिशियल सुपर ह्यूमन है और वो है सिर्फ कांग, जिसको सभी लोग व्हाइट कैप के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस का एक सुपर ह्यूमन जो कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहा था, उसका नाम है पर्ल। और पर्ल को वो बंदा जो कि अपने आप को कांग का एक फॉलोवर बता रहा है, वो बंदा कुछ देखा हुआ सा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की एक जगह बर्गर किंग, अरे यार हाँ, डीवीआरजे बर्गर किंग में एक औरत इस पूरे लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रही थी और इन लेडी के बारे में आपको आगे पता चलेगा। और मॉस्को की भी एक जगह पर दो भाई दोनों तबाही भी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे और मे बी पॉसिबल कि जिन लोगों को अब तक दिखाया गया है वो भी कांग की तरह सुपर ह्यूमंस हो। उसके मुंह से ये जानने के बाद कांग को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो और उसके अलावा और कितने ही सुपर ह्यूमंस हो, बस वह ये बात जान ले कि अब वो उसको अनफॉलो कर दे क्योंकि उसको इन झमेलों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वे कांग से यहाँ पर नहीं मिल सकता तो वे उसके स्कूल के बाद उसी से मिल लेगा। और उस बंदे को ये बात पता थी कि व्हाइट कैप एक स्टूडेंट है जो कि मास्क पहनकर लोगों को बचाता है। एक तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि कोई इसको पहचान क्यों नहीं पा रहा, मैं तो पहचान गया था ऋतिक रोशन को। खैर उसके मुंह से ये बात जानने के बाद तो जूरी के भी पसीने छूट चुके थे एंड अब वह कांग को उस पर बिलीव रखने के लिए बोलता है कि वह उसके इस सीक्रेट को हमेशा सीक्रेट ही रखेगा। एंड वो जूरी के बारे में भी जानता है जो कांग के एयरबड्स और उसके कैमरा से उससे कॉन्टेक्ट करता है, मीन्स उसको हमेशा गाइड करता है कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। और सच में ये पता लगने के बाद तो उन दोनों की फटकर 64 हो चुकी थी कि उसको तो ये बात भी अच्छे से पता है कि कैसे जूरी ने कांग के मास्क में कैमरा फिट किया और जूरी के इन सभी कारनामे और उसके जीनियस ब्रेन को देखकर वो बंदा जूरी को किडनैप करने की सोच रहा था। और वह कांग के मुंह पर बोलता भी है कि वह जूरी को किडनैप करेगा जब कांग स्कूल में होगा तो। और कांग उसकी इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि जूरी ही उसकी इकलौती फैमिली है और वह दोबारा से उस बंदे को जूरी के पास एक बार भी नहीं आने देगा। एंड इसके बाद कांग आर ना पार देख उसके ऊपर एकदम पंच करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो बंदा भी एक अनोखी ही चीज था जो कि कांग के इतने पावरफुल पंच को ब्लॉक कर लेता है। एंड तभी कांग नोटिस करता है कि उसकी बॉडी कांप रही है एंड सडनली वह उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। बट वो बंदा तो कांग के पंच से बचकर उसके ऊपर बैठ चुका था और उसको ये बात अच्छे से पता है कि कांग उसको उसकी फुल पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है। एंड इसके बाद वह कांग से कहता है कि अगर वह उससे फाइट करना चाहता है तो वह अपना सब कुछ देकर उससे लड़ाई करे, वरना वो उसको मार डालेगा। और हाँ, वह उसको एक बात और बताता है कि अगर उन दोनों ने फाइट करना शुरू करी तो ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड जूडी भी कांग को समझाता है कि वो सही कह रहा है, उससे फाइट कर वे दोनों कुछ भी हासिल नहीं करने वाले। और आज से पहले कांग ने कभी भी किसी सुपर ह्यूमन से फाइट नहीं करी, तो अच्छा होगा कि कांग इसको अपना एनिमे मानकर फाइट ना करे। एंड जब उसको समझ में आ चुका था कि कांग उससे फाइट नहीं करेगा तो कांग उससे उसका नाम पूछता है
और वह उसको अपना नाम बताता है जो कि है नानगी, लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे हिकुना क्योंकि ये हिसोका और सुकुना का फ्यूजन लगता है। खैर डानयांग के साथ वहां से जाते वक्त हिकुना याद करता है जब कांग ने उसके ऊपर पंच मारा था, उसने उस अटैक को ब्लॉक तो कर लिया था लेकिन उस पंच का प्रेशर उसके लेफ्ट हैंड के अंदर दिख रहा है। उसके वहां से चले जाने के बाद सभी हंटर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, ना केवल यूएस के, यहाँ तक कि मॉस्को तक के भी, क्योंकि वो लोग देखना चाहते थे कि अगर दो सुपर ह्यूमंस के बीच में फाइट हो तो किस लेवल तक का डिस्ट्रक्शन फैल सकता है। खैर कांग के वहां से जाने से पहले उस पोर्ट का बॉस आकर कांग को थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों की जान बच गई। कांग इट्स ओके कहते हुए वहां से हल्क की तरह जा चुका था एंड इसके बाद कैप्टन सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं कि वे उस मरे हुए इनह्यूमन की कॉप्स को फटाफट से 101 के अंदर डाले। और जो मिलिट्री का प्लान बी था वो साइबोर्ग टाइप का बंदा वह बताता है जो मिलिट्री की बनाई गई राइफल्स है वो सिर्फ एक मजाक है, ये राइफल्स तो एक नॉर्मल से लॉन्ग रेंज में भी नहीं टिक पाई, इन जैसे खिलौनों के साथ तो वे कभी भी एक इनह्यूमन को नहीं मार पाएगा। और उस बंदे ने अपने मैकेनिकल हाथों से वो बुलेट पिचका दी होती है। तभी कैप्टन को कमांडर का कॉल आता है एंड कॉल पिक करते ही कमांडर उसको कहते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू उनको पता चल चुका है कि यहाँ पर क्या हो चुका है, तो भला क्यों अब तक कैप्टन ने कमांडर को इस सीन के बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं दी। कैप्टन अपनी इस बेवकूफी के लिए माफी मांगता है एंड कमांडर उसको बताते हैं कि वे सेफली उस मरे हुए इनह्यूमन की कॉप्स को फैल्कन तक पहुंचाएं। नेशनल एजेंसीज के थ्रू वे एनएफएस को संभाल लेगा और जब तक कॉप्स अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाती तो कैप्टन का ये मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक आईएसएसटीएफ उसको रिट्रीट ना कर ले। मॉन्स्टर की कॉप्स को व्हीकल 101 में ट्रांसपोर्ट कर देने के बाद कैप्टन का तो सच में कमांडर की बात सुनकर दिमाग खराब हो चुका था और वही कमांडर दोबारा से मार्कस गेरल्ड नाम के एक व्यक्ति को कॉल करते हैं। सबसे पहले तो वो उनको मिशन की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो उस इनह्यूमन ने 14 लोगों को मारा और 2 क्रिटिकल कंडीशन में। मार्कस कैप्टन को कहता है कि वह उसका कीमती समय बर्बाद ना करे, मिशन की समरी बताएं। तो कमांडर बताते हैं कि उस इनह्यूमन की कॉप्स कल रात तक पहुंच जाएगी फैल्कन में और जब मार्कस के बॉडीगार्ड ने उसको तैयार कर दिया होता है घड़ी वड़ी सब कुछ पहनाकर, तो वह बंदा कमांडर से कहता है कि ये उसकी वार्निंग है, अगली बार कमांडर उसका टाइम बर्बाद ना करे। और हम देखते हैं कि ये बंदा तैयार होकर स्पीच देने के लिए जाता है और वहां पे मौजूद सभी क्राउड उसको न्यू जनरेशन की होप कहते हैं, मार्कस गेराल्ड। वहीं दूसरी तरफ व्हीकल 101 फैल्कन जाने के लिए रवाना हो चुका था तो कैप्टन को वो व्हीकल थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हिकुना को जो कि अभी भी पोर्ट से नहीं गया, वे वहां पर छिपा हुआ था और ये बात उसको पता थी कि इस इनह्यूमन की कॉप्स को फैल्कन पहुंचाया जा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कांग को जो कि सुबह जल्दी उठकर अपना फेवरेट कैचअप मैन का टीवी शो देख रहा था। जूरी भी उठकर ये देखकर हैरान था कि कांग तो सुबह उठते ही टीवी देख रहा है, बट कांग पूरी रात ये सोच सोचकर अपने अंदर एक्साइटेड हो रहा था जब हिकुना ने उसको कहा था कि वो तो कैचअप मैन जैसा दिखता है। बट जूरी के इसके पूछने पर क्या उसको स्कूल नहीं जाना, तो कांग फटाफट से अपने कपड़े चेंज करके अपने स्कूल के लिए भाग जाता है। कांग के स्कूल जाते वक्त उसको अपने सामने 2 स्टूडेंट्स दिखते हैं जो कि व्हाइट कैप के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि व्हाइट मैन मिलिट्री का एक साइबोर्ग हो। अपने बारे में ये सुनकर कांग को तो अजीब लग ही रहा था, लेकिन वो उनसे बोले भी क्या। फिर तभी उन दोनों के बीच में व्हाइट कैप को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है और जब पहला वाला स्टूडेंट दूसरे वाले स्टूडेंट को पंच मारने वाला था, गलती से उसकी एल्बोज के पीछे आते हुए एक शख्स को लग जाती है। अबे तेरी बैंड की, ये क्या चल रहा है? सॉरी सॉरी भैया, वो मेरे से गलती हो गई। गलती हो गई है? सुबह सुबह मैं ही मिला था तेरी इन गलतियों के लिए। अबे ओ छचुंदर, वहां पे खड़ा होता हुआ क्या देख रहा है? चल इधर आ। इसकी तो साला मेरे को घूर रहा है। ओह मुझे माफ करना, मैंने आपको गलती से देख लिया। अभी मेरा कुछ खास लड़ाई का मन नहीं है। स्कूल में देखे तुम और ये दोनों छचुंदर तो तुम तीनों को मार डालूंगा। और क्या यार, ये स्कूल की माँ की बेवजह स्कूल जाना पड़ रहा है। कसम से यार, तू किस्मत से बाल बाल बचा है। अबे ये सब छोड़िए, बता आखिर ये है कौन? इस बंदे को देखकर लगता है कि इसका नाम चोइताई है जो कि गंडू गैंग से है। गंडू गैंग? ये तो यहाँ की सबसे खतरनाक गैंग है। अब यहाँ से हमें गंडू गैंग के बारे में बताया जाता है जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिडिल स्कूल के अंदर बनाया गया था और इस गैंग को क्रिएट करा था पार्क गंडू ने, जो कि हर एक स्ट्रॉन्ग फाइटर से फाइट कर कर उसको हरा चुका है। और अब तक इंचियोन सिटी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो कि उनकी गैंग के एक भी मेंबर को हरा पाए। और ज्यादातर गंडू गैंग के मेंबर्स उनके स्कूल के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं और वो चोइटाई नाम का बंदा उनके ही गैंग के किसी हाई डिवीजन का मेंबर होगा। लेकिन उनके लिए शुक्र की बात है कि उनकी क्लास ज्यादातर कैंसिल हो रही है डिजास्टर के कारण, तो वो लोग ट्राई करेंगे कि वे चोइटाई के सामने अपीयर वापस ना होए। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनकी क्लास को। वो लड़की जो कि चैप्टर की स्टार्टिंग में अपीयर हुई थी, उसका नाम हमें पता चलता है जो कि है होंग।
सारा नाम की लड़की जो कि उसकी दूसरी क्लास की दोस्त है, वो उसके बॉक्सिंग क्लास को लेकर थोड़ी सीरियस है। आज तो वो अपने चेहरे पर चोट ही लगा कर आ गई। फिर जैसे ही अपना कांग आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है तो वो दोनों लड़कियां उसी की तरफ देख रही थी, और जब वो लड़की कांग को देखकर उससे थोड़ा फ्लर्ट करती है तो कांग का उल्लू तुरंत खड़ा हो जाता है और वो उसको ठीक करने के लिए अपनी पैंट संभाल रहा था। सारा वहां से जाते हुए होंग से कहती है कि उसके क्लासमेट्स तो काफी ज्यादा क्यूट है। होंग कहती है जब सारा उसके बगल में बैठी थी तो उसके मुंह से सिगरेट्स की स्मेल आ रही थी, और होंग को सारा की चिंता है कि वे वाहियात लोगों के बीच में उठती बैठती है। बट सारा उसको कहती है कि पहली बात तो वे उसकी कोई मॉम नहीं है, और अगर होंग ने अपनी बॉक्सिंग क्लास को क्विट कर दिया तो वो भी उन लोगों के साथ रहना बंद कर देगी। सारा के वहां से चले जाने के बाद होंग देखती है कांग को कि आखिर वो कर क्या रहा है, जिससे अब तक उसका उल्लू ही नहीं ठीक हो रहा और उसने अपनी जिप भी तोड़ दी। क्या सुपर ह्यूमन बनेगा रे। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें अटलांटिक का ओशियन दिखाया जाता है, जहां पर दो फिशमैन ओल्ड और यंग मिलकर फिशिंग कर रहे थे। वो दोनों फिशमैन ऐसे ही आपस में मजाक कर रहे थे, एंड तभी ही उस ओल्ड फिशमैन को पानी के अंदर कुछ अजीब सा दिखता है। पानी के अंदर जो भी था वो काफी ज्यादा बड़ा था, और जैसे ही वो बाहर निकलकर उनकी बोट में आता है तो वह आते ही उस ओल्ड मैन को मार देता है। और हम देखते हैं कि ये होता है एक इनह्यूमन, जो कि बाकी के इनह्यूमन से डिफरेंट था क्योंकि उसके पेट पर एक फिश का फेस बना था। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के सीन में मैथ टीचर चांग से आकर सभी बच्चों को डिजास्टर के बारे में बता रहे थे, और वे नोटिस करते हैं जब वह बच्चों को इनह्यूमन जैसे टॉपिक पर उनको समझा रहे थे तो बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। फिर वो बताना शुरू करते हैं जिन मॉन्स्टर्स को इनह्यूमन कहा जाता है वो ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इतने कि वे एक ट्रक और टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर दे, और ये इनह्यूमन 125 mph की स्पीड से भाग सकते हैं, और ये बस ह्यूमंस को अपने इंस्टिंक्ट के बेस पर उनको मारते हैं, मतलब उनको बिना सोचे समझे मारते हैं। ये इनह्यूमन मॉन्स्टर्स आखिर आए कहां से, इसके बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता, और जब से इनह्यूमन मॉन्स्टर्स के अपीयर होने के केसेस शुरू हुए हैं कम से कम 5 साल के, अब तक के 37 केसेस काउंट हो चुके हैं, और इन सुपर ह्यूमंस ने हर जगह अपीयर होकर कम से कम 517 लोगों को मार दिया है। और कोरिया के अंदर इन इनह्यूमंस के अपीयर होने के इंसिडेंट कम से कम 7 है, और इन 7 इंसिडेंट में से 5 इंसिडेंट को व्हाइट कैप के एक सुपर ह्यूमन ने सॉल्व कर दिया है, और जहां पर भी इनह्यूमन मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं वहां पर व्हाइट कैप आकर इन सभी इनह्यूमन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। हालांकि व्हाइट कैप अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ये है कौन और आया कहां से, और जितने भी व्हाइट कैप से रिलेटेड र्यूमर्स फैल रहे हैं वो सारे बेसलेस हैं। और हाँ, जितना इनह्यूमन हमारे लिए मिस्ट्री है उतना सुपर ह्यूमंस भी है, बट सुपर ह्यूमंस को लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो ही उनकी आखिरी होप है। वैसे 7 में से 5 केसेस को तो व्हाइट कैप ने सॉल्व कर दिया, पर अब तक ऐसे 2 केसेस है जो कि आज तक अनसॉल्व्ड है। जब वो फर्स्ट टाइम सुपर ह्यूमन अपीयर होना शुरू हुए 2015 में, तो उन इनह्यूमंस ने सिर्फ 15 लोगों को मारा था, लेकिन सबसे हैरानी की बात वे खुद इनह्यूमंस काफी मिस्टीरियस तरीके से खुद भी मर चुके थे, और उनको मारकर आखिर रोका किसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। एंड कभी 2016 मतलब पोहान इंसिडेंट के अगले साल बाद तो एक और इनह्यूमन मॉन्स्टर अपीयर हुआ जिसने 75 पीपल्स को मार दिया और 100 ऑफ पीपल्स को इंजर्ड किया, लेकिन वो पहला अनडिफिटेड इनह्यूमन था जिसका नाम पड़ा हेप्टाहोन। हेप्टाहोन नेम उसके 7 हॉर्न्स की वजह से उसको दिया गया, लेकिन इस सेकंड इनह्यूमन का केस रिसॉल्व इसलिए है क्योंकि ये जिंदा बच गया। जो लोग उस इंसिडेंट को देखकर किसी तरीके से जिंदा बच गए, बस उन्होंने यही बताया कि हेप्टाहोन से लड़ने के लिए एक लंबे बाल और काफी बड़े शरीर वाला एक आदमी आया, और हाँ, ये बंदा एक सुपर ह्यूमन था जो कि अचानक से कहां गायब हो गया किसी को कुछ नहीं पता। और हेप्टाहोन भी उस इंसिडेंट के बाद गायब हो चुका था, और गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कि हेप्टाहोन ने उस लंबे बाल वाले सुपर ह्यूमन को मार दिया, और क्योंकि उस सुपर ह्यूमन से लड़कर खुद हेप्टाहोन भी काफी ज्यादा इंजर्ड था, तो वे आज भी किसी जगह पे छिपकर अपने आप को हील कर रहा है। और उस दिन के बाद से ही कोरिया की गवर्नमेंट ने डिजास्टर अलर्ट के अलार्म सब जगह लगा दिए, क्योंकि किसी इनह्यूमन मॉन्स्टर के अपीयर होने के बाद लोग किसी सेफ जगह पे जा सके। और इसके बाद एक मिलिट्री भी स्टेबलाइज करी गई जिसका नाम है इनह्यूमन सब्जुगेशन स्पेशल टास्क फोर्स, शॉर्ट मीनिंग बोले तो ISSTF। और अगर बात करें व्हाइट कैप, हेप्टाहोन और उस लंबे बाल वाले सुपर ह्यूमन की, आखिर इन तीनों में कनेक्शन क्या है ये आज तक मिस्ट्री है। और अगर इस इंसिडेंट की समरी बताई जाए तो हेप्टाहोन ने उस लंबे बाल वाले सुपर ह्यूमन को मार दिया जो कि उसको रोकने के लिए आया था, और उस इंसिडेंट के बाद से हेप्टाहोन कहीं जाके डिसअपियर्ड हो गया। और हेप्टाहोन के गायब होने के बाद व्हाइट कैप नाम का सुपर ह्यूमन आया, और इसकी आइडेंटिटी क्या है इसके बारे में
में कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक सबसे बड़ी मिस्ट्री ये भी है कि आखिर ये इनह्यूमन आते कहाँ से हैं। एंड तभी मैथ टीचर देखते हैं कि बच्चे तो उनकी बातें सुनकर सो चुके हैं। वैसे भी है तो एक मैथ टीचर ही। खैर वे सभी से कहते हैं कि उन्होंने आने वाली यूथ को नॉलेज बाईपास कर दी है जो भी आज तक उनको पता है, और यही उनकी ड्यूटी थी कि वे आने वाली जनरेशन को कुछ सिखाए। एंड इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं और होंग उन्हीं को जाते हुए देख रही थी। खैर हम देखते हैं कि वो टीचर सुपर ह्यूमंस के बारे में काफी दिल से पूरी क्लास को इसलिए बता रहे थे क्योंकि उनकी छोटी बेटी सुपर ह्यूमन के डिजास्टर में मारी गई, और वे कार में अपनी बेटी की लगाई गई फोटो से ही बात कर रहे थे, अपनी बेटी को महसूस कर कि वह अब ऐसे और मासूम बच्चों को मरने नहीं देगा। वो करेगा जो उसके बस में हो। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस इनह्यूमन ने एक और फिशमैन को भी मार दिया था, बट वो फिशमैन के हाथों में रेडियो था जिससे वह किसी आसपास की शिप से कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन वो मेहनत उसकी वेस्ट जाती है। एंड हम देखते हैं कि वो शिप जहां पर उसने कांटेक्ट करने का ट्राई किया था कि वो शिप एक रॉयल उटोपिया क्रूज थी, जहां पर काफी सारे लोग भी मौजूद थे इस बात से बेखबर कि आसपास एक इनह्यूमन है। फिर वहां पर कैप्टन को बुलाया जाता है ये कहते हुए कि एक छोटी सी शिप ने उनसे कांटेक्ट किया और अचानक से वे चुप हो गए। कैप्टन के डिस्टेंस पूछने पर वो बताते हैं कि वो शिप कम से कम 10 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस में है और उनको उस शिप के पास पहुंचने में सिर्फ 25 मिनट लगेंगे, और कैप्टन उनको उस शिप के पास चलने के लिए ऑर्डर देते हैं। वही उस शिप के अंदर उस इनह्यूमन मॉन्स्टर ने दोनों फिशरमैन को मार दिया है और उसने उन दोनों कॉप्स में से एक फिशमैन की बॉडी को कॉपी कर ली थी और वह अपने सामने एक शिप को आते हुए देखता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के लंच में सरजू बिरजू कैंटीन जा रहे थे और सरजू काफी नाराज था कि उनकी क्लास के अंदर कोई क्यूट लड़की नहीं है, बट बिरजू उसको समझाता है कम से कम वो एक ऐसी क्लास में तो नहीं है जो कि जीते जी एक नरक है। इसका मीनिंग पूछने पर बिरजू बताता है जो गंडू गैंग के सभी मेंबर्स है वो क्लास 5th और 10th के बीच में उनके सभी मेंबर्स है, और गंडू गैंग के कैप्टन्स तो 7th और 8th क्लास में है और उनका लीडर 10th क्लास में। और उस क्लास के बेसिक बच्चों की बारे में बात करें तो सभी बच्चे बुली होते हैं, तो इसलिए वो जगह जीते जी नरक है। लेकिन सरजू बताता है कि एक गंडू गैंग का मेंबर तो उनके भी क्लास में है जिसका नाम गी डुई गन है, और उस BKL का एटीट्यूड तो उन दोनों को ही नहीं पसंद। और उसके पीछे उनकी क्लास का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर क्वानचुल नाम का एक बंदा आ रहा था जिसको आज तक गंडू गैंग भी नहीं संभाल पाए क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उनके लिए अच्छी बात है कि काफी साफ दिल का बंदा है जो कि किसी को बुली करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको मिडिल स्कूल से ये बात याद है कि पार्क गुम्बू और वुनजिन नाम के दो बुली क्वानचुल की पर्सनैलिटी और लुक से काफी ज्यादा जेलस होते थे, तो उन दोनों ने एक बार उससे फाइट करने का रास्ता ढूंढकर फाइट करी और इसके रिजल्ट में क्वानचुल ने उन दोनों के अंदर सुअर भर दिया था। खैर ये सब छोड़कर वे दोनों लंच लेने लगते हैं एंड इसके बाद हम देखते हैं अपने कांग को जो कि अपना आराम से लंच कर रहा था, एंड तभी उसके पास आकर क्विंचुल आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है क्या वो हमेशा अकेला खाता है। वैसे तो वो भी अकेला खाता है खाना क्योंकि उसकी क्लास के अंदर उसका कोई दोस्त नहीं है। इस पर कांग को अपने जीनियस दोस्त जूरी की याद आ रही थी, लेकिन वो उसको बताता है कि हाँ उसके पास भी कोई दोस्त नहीं है, और वे दोनों ही इसी गम में थे कि वे हमेशा अकेले ही बैठ के खाते हैं। एंड तभी ही उनके सामने एक बंदा उड़ता हुआ आकर नीचे गिर जाता है, और ऑब्वियसली इस बच्चे को बुली किया जा रहा था और उसको बुली करने वाला बंदा गंडू गैंग का कैप्टन चोदाई है। कैंटीन के सभी स्टूडेंट्स का ध्यान चोटाई ने अपनी तरफ कर लिया था और वे सभी से गुस्से में कहता है कि आज वे पूरे स्कूल में घूमेगा और उन 5 लोगों को मारेगा जिनकी शकल से उसको सख्त नफरत है। यहीं से ये सीन कट होकर USA की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस काफी ज्यादा परेशान था और उसने 2 सुपर ह्यूमंस को अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। और जब USA के 2 सुपर ह्यूमन सेंट पर्ल और कैलन विथरो आते हैं तो वे कंडीशन के बारे में पूछते हैं आखिर हो क्या गया। सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस बताते हैं कि इस वक्त उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो इसलिए वे उनको सिर्फ सिनेरियो बताएंगे कि एक रॉयल क्रूज जिसके अंदर कम से कम 3000 लोग हैं उस पर एक इनह्यूमन ने अटैक किया है और वो भी ओशियन के एकदम मिडल में। ये सुनकर वे दोनों ही सुपर ह्यूमन चौंक जाते हैं और वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन दोनों सुपर ह्यूमन के बाहर चले जाने के बाद सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस चैन की सांस लेता है, क्योंकि जब वे दोनों सुपर ह्यूमन इस रूम के अंदर थे तो उनका मुंह भी नहीं खुल रहा था कुछ बोलने के लिए, क्योंकि उनको डर था कि वे दोनों उनको मार देंगे। वहीं दूसरे सीन में हिकुना और डानयान उन दोनों के बीच में बहस चल रही थी कि जब हिकुना लाइव ब्रॉडकास्ट में व्हाइट कैप के सामने अपीयर हुआ तो तब से वे एक सुपर ह्यूमन वांटेड बन चुका है और डानयान को डर है कि उन लोगों की बॉन्टी न लग जाए। इस पर हिकुना उसको समझाता है कि वो चिल करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी उस दिन के बाद से ही इंटरेस्टिंग चीजें होना स्टार्ट होंगी क्योंकि जल्दी ही ये पूरा वर्ल्ड केओस में आ जाएगा, और फिलहाल उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर वे लोग किस साइड से फाइट करेंगे। वहीं दूसरे सीन में पर्ल और विथरो हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जेम्स अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए सोच रहा था कि लगता है कुछ समय बाद उसका फ्यूनरल होने वाला है। क्या ये सब छोड़ो, क्या तुम दोनों ने सीट बेल्ट लगा ली? छोड़ो,
खैर तुम दोनों तो सुपर ह्यूमन हो ना। फिर जब उनका हेलीकॉप्टर एसएस ओपेरा शिप के लिए रवाना होता है, फिर इसके बाद जेम्स उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि वे लोग 2 घंटे तक एसएस ओपेरा शिप तक पहुंच जाएंगे और साथ में एसओएस ने वर्गेनिया में मौजूद नेवीज को वहां पर भेजा है। और एसएस ओपेरा एक रॉयल उटोपिया क्रूज है, एक इंटरनेशनल रिसोर्ट क्रूज जो कि यूएस से यूके तक जारी है। और इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता कि उस शिप को उस इनह्यूमन ने कितना डैमेज दिया होगा। और सबसे बड़ा रीजन पर्ल और वित्रो को यहाँ पर लाने का है कि वे लोग अपनी ISSTF और UDTT स्क्वाड से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि 8 PM को वे लोग पहुंच तो गए थे, पर सिर्फ 20 ही मिनट के अंदर उन्होंने अपनी स्क्वाड से कम्युनिकेशन लॉस्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है कि वो स्क्वाड वहां पर मारी जा चुकी है। और दूसरी इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एसएस ओपेरा इस वक्त ऑटो पायलट में है, जिससे जल्दी ही एसएस ओपेरा से फ्लोरिडा से टकरा जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि वह इनह्यूमन जल्दी ही वहां के लैंड पर कदम रख देगा। सो इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट के फाइटर जेट्स तैयार है उस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा न्यूक्लियर मिसाइल से। तो इसलिए फ्लोरिडा पहुंचने से पहले अगर वे लोग उस शिप को नहीं रोक पाए तो उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि उस शिप के अंदर कुछ सर्वाइवर्स बचे हो और ना चाहते हुए भी उन सभी को मार दिया जाएगा। लेकिन पर्ल जेम्स से कहती है कि वे फिक्र ना करे क्योंकि वे लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो वह सब कुछ ठीक कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में चोटाई एक बच्चे को मार रहा था क्योंकि कैंटीन का खाना लेते वक्त वह उसका रास्ता ब्लॉक कर रहा था लाइन में, एंड फिर वह उसको सभी के सामने मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ही वहां पर होंग आकर चोटाई को उस बच्चे को छोड़ने के लिए कहती है। पर जब चोटाई उसकी बात नहीं मान रहा था तो वह सभी के सामने उसको गाली दे देती है। एंड ये सुनकर वहां पे सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर बॉयज में इतनी हिम्मत नहीं बन रही थी चोटाई के अगेंस्ट फाइट करने की। वहां पर एक लड़की आकर उसको मुंह पर गाली देके उसको ये सब रोकने के लिए कहती है। अब माँ की गाली सुनकर कौन ही बंदा ऐसे खड़ा रहेगा। फिर वह होंग के एकदम सामने खड़ा होकर उसको कहता है क्या होंग उसको जानती नहीं है। वह लड़कियों के सामने जरा सी भी नरमी नहीं दिखाता। एंड जब वह उसको बस चाटा मारने ही वाला था तो तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उससे कहता है कि मुझे स्कूल आना इसलिए नहीं पसंद क्योंकि तुम लोग ये सब नाटक करते हो। और वान चुल को उस बुली के अगेंस्ट खड़ा होते हुए देख सभी लोग हैरान थे और वह उसको जानते भी थे। फिर अचानक से चोटाई क्वान के ऊपर किक करता है जिसको क्वान ने तो ब्लॉक कर ही लिया था, बट काउंटर अटैक के नाम पर क्वान उस पर किक करता है जिसको चोटाई ने ब्लॉक कर लिया था। और उस किक की पावर तो हम लोग देख ही सकते हैं। एंड तभी ही क्वान उसके ऊपर सरप्राइज पंच मारता है और क्वान के एक ही पंच ने चोटाई के मुंह से खून का थूक निकाल दिया था। और इससे पहले कि चोटाई ओवर कंट्रोल होता तभी वहां पर एक और बुली आ जाता है जो कि गंडू गैंग का 3rd डिवीजन का कैप्टन है और उसके साथ उसकी पूरी गैंग भी आई होती है जिसका नाम है गुंगमू। हम इसको गुंगमू कहेंगे, जो कि चोटाई को बताता है कि इस वक्त यहाँ पर टीचर आने वाले हैं तो ये सब कुछ वे छोड़ दे। गुंगमू को देखकर बिरजू बताता है कि गुंगमू तो गंडू गैंग का 3rd कैप्टन है जो कि एक्चुअल में बाकी कैप्टन से सबसे ज्यादा क्रूल है। गुंगमू के समझाने पर जब चोटाई वहां से जा रहा था तो वे जाते हुए क्वांग को गाली देता है कि अगली बार वे उसको देख लेगा। लेकिन गुंगमू क्वान से कहता है कि इसने उसका नाम सुना है, वो काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन आज तो उसने लाइन ही क्रॉस कर दी। तो हाँ, चोटाई का तो पता नहीं, लेकिन गुंगमू तो क्वांग को नहीं छोड़ने वाला। वहीं दूसरे सीन में यूएस का हेलीकॉप्टर एसएस ओपेरा शिप तक पहुंच चुका था और उस शिप में उतरने से पहले जेम्स उन दोनों को एक एक ईयरपीस देता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। और इस ईयरपीस के थ्रू वे दोनों जेम्स को सिचुएशन के बारे में वार्न करे। एंड जैसे ही पर्ल हेलीकॉप्टर के दरवाजे को खोलती है तो वे जेम्स से कहती है कि जब वे लोग इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे तो शिप पर कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल ना भेजे। फिर इसके बाद पर्ल और वित्रो हेलीकॉप्टर से कूदकर शिप के ऊपर लैंड करते हैं और वहां की सिचुएशन तो एकदम एब्सोल्यूट मैच थी, जिधर हर जगह इनह्यूमन के फैलाए गए ह्यूमन कॉप्स थे। और इतने सारे कॉप्स देखकर पर्ल वित्रो को अलर्ट रहने के लिए कहती है। और वहीं दूसरी तरफ शिप के ठीक नीचे जहां पर पर्ल और वित्रो खड़े हैं, शिप के नीचे वाले एरिया में वो इनह्यूमन मॉन्स्टर है जिसने पर्ल को देख लिया है। फिर इसके बाद जेम्स पर्ल और वित्रो को बताना शुरू करता है कि एसएस ओपेरा शिप काफी ज्यादा लार्ज है, तो इसलिए उन दोनों को उस इनह्यूमन को इस शिप के अंदर ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए वे लोग अलग होकर शिप के 2 एरिया में जाएंगे, पहला तो लोअर एरिया और दूसरा अपर एरिया। अभी तो वे लोग शिप के डेक पे खड़े हैं, उनमें से जो अपर एरिया जाएगा उसके सामने इंजन रूम होगा और लोअर एरिया के सामने कार्गो। और वे लोग शिप के B2 एरिया में जाके मिल सकते हैं जहां पर शिप के लोअर और अपर एरिया कनेक्टेड है।
और स्प्लिट होने की वजह से उन दोनों को यूनाइट होकर मॉन्स्टर से फाइट करने के बजाय अलग अलग ही मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी और जिसको भी मॉन्स्टर दिखे वे तुरंत कांटेक्ट करे। फिर इसके बाद पर्ल डिसाइड करती है कि वे लोअर एरिया जाएगी और विथ्रो अपर एरिया। फिर इसके बाद पर्ल शिप से छलांग लगाने के बाद उसके लोअर एरिया में पहुंचकर अपने आप को गिरने से बचा लेती है और उस जगह को फाड़कर उसके अंदर चली जाती है। लेकिन उस जगह पर एक भी ह्यूमन बॉडी नहीं थी, वहां पे थे तो सिर्फ कार्गो। और हमें पता चलता है कि जेम्स उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है कि वे लोग शिप में कहां पर है। और वही बात है विथ्रो की, तो विथ्रो को शिप के अंदर सिर्फ ह्यूमंस की कॉप्स दिख रही थी और ये खेल उनके लिए सच में हाइड एंड सीक का बन चुका था। बट तभी ही विथ्रो को जेम्स की आवाज अच्छे से आती नहीं और जेम्स देखता है कि उसको भी विथ्रो की आवाज अच्छे से सुनाई नहीं देती क्योंकि उसका उनसे कनेक्शन टूट चुका है। इसका मतलब है कि वे लोग बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये उसी का इफेक्ट है। विथ्रो जब जा रहा था तो उसको अपने सामने बैठा हुआ एक ह्यूमन दिखता है जो कि बोल रहा था कि उसकी वाइफ एक मॉन्स्टर है। विथ्रो समझ जाता है ट्रॉमा और डर के कारण इस बंदे का दिमाग लॉस्ट हो चुका है। पर इस वक्त सबसे बुरी खबर कि वे जेम्स और पर्ल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। वही दूसरी तरफ पर्ल भी विथ्रो और जेम्स से कांटेक्ट नहीं कर पाती एंड तभी कोई उसका पीछे से नाम लेता है, क्या तुम सेंट पर्ल हो? और वे देखती है कि उसका नाम लेने वाली तो एक छोटी सी बच्ची है। वही दूसरी तरफ विथ्रो एक दरवाजा खोलकर रेस्टोरेंट एरिया में आ जाता है जहाँ पर वे अपने सामने खड़ी पर्ल को देखता है और उसका नाम लेने पर पर्ल उसकी तरफ देखती है एंड जब वे उससे पूछ ही रहा था कि वे अपर एरिया में क्या कर रही है तो पर्ल विथ्रो से किसी जानवर की तरह घुर्रा रही थी एंड तभी पर्ल का मुंह किसी मॉन्स्टर की तरह बन जाता है और वे विथ्रो की तरफ अटैक करती है और उसने विथ्रो का राइट हैंड खा लिया था। बट विथ्रो लकी था कि उसको सेंस हो चुका था कि ये पर्ल नहीं है और अगर विथ्रो का राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड कटता तो वो तो पूरा सैंक्स बन जाता। मुसीबत अभी टली नहीं थी, पर्ल दोबारा से विथ्रो को खाने के लिए बढ़ती है। जैसे ही वो सुपर ह्यूमन दोबारा से विथ्रो को खाने के लिए बढ़ता है तो विथ्रो उस जगह से भागकर एक पिलर के पीछे छिप जाता है और उसके राइट हैंड कटने की वजह से उसको फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। साथ ही में विथ्रो ये भी समझ चुका था कि जिस पर्ल को उसने अपने सामने देखा वो तो पर्ल थी ही नहीं एंड तभी ही वो इनह्यूमन उस पिलर को तोड़कर विथ्रो पे अटैक करता है। हालांकि विथ्रो बैठकर बच चुका था और उस पर काउंटर अटैक पे उसके ऊपर किक करता है। फिर अपने सामने विथ्रो देखता है उस इनह्यूमन की ट्रू फॉर्म, मतलब कि ये एक शेप शिफ्टर इनह्यूमन है। फिर विथ्रो अपनी जैकेट को फाड़कर अपने हाथ पे बांध के अपने बहते हुए खून को रोकता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरे सीन में जेम्स एयरपीस के जरिए विथ्रो की मूवमेंट्स को देख रहा था जो काफी वियर्ड थी। इसका मतलब कि विथ्रो इस समय फाइट कर रहा है। वहीं उनके हेलीकॉप्टर को कई सारे स्टॉर्म्स की वजह से शिप के ऊपर लैंड करना होगा। वहीं दूसरे सीन में वह बच्ची पर्ल को बाकी बचे हुए शिप के सर्वाइवर्स के पास लेकर आती है जिनको देखकर पर्ल डिसाइड करती है कि उनको यहाँ से जल्दी ही निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ इनह्यूमन और विथ्रो की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस थी। दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे, लेकिन अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड होने की वजह से विथ्रो को फाइट के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और जब वह मॉन्स्टर विथ्रो को खाने ही वाला था तो विथ्रो अपनी नी से उसके चिन पर मारता है और उसको दूर फेंक देता है। इसके अलावा विथ्रो को अब काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे तो इसलिए उसको जल्दी से इस खेल को खत्म करना होगा। तो वह अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है। वह अपने सामने पड़े एक वुडन बॉक्स को लात मारकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और उसमें से निकलता हुआ लिक्विड उस मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा था एंड उस लिक्विड को विथ्रो अपनी पावर से सॉलिड कर देता है जिससे वह लिक्विड सॉलिड होकर उस मॉन्स्टर के अंदर स्टैब हो जाते हैं एंड फिर अपने सामने पड़ी एक बियर की बोतल को तोड़कर उसका लिक्विड बाहर निकालकर उसको भी सॉलिड बना लेता है और उस बियर की बोतल का इस्तेमाल विथ्रो एक स्वॉर्ड की तरह करता है। अब यहाँ से हमें विथ्रो के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट टाइम जेम्स और बेन उससे मिले थे तो उनको विथ्रो के बारे में ये पता चला था कि विथ्रो ने अकेले ही अमेरिका की गैंग्स को रोक दिया बिना उनको एक भी स्क्रैच दिए। एंड जब पर्ल भी उससे फर्स्ट टाइम मिली थी तो वे उससे पूछ रही थी कि उसकी बॉडी तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि उसने गैंग्स को पीटा और साथ ही में उनकी बुलेट्स को भी सहा, तो इसका मतलब कि तुम तो एक सुपर ह्यूमन हो। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पर्ल जानना चाहती है कि कैसे विथ्रो ने वहाँ के आसपास के इंजर्ड सिविलियंस की ब्लीडिंग को रोका कैसे। इसके जवाब में विथ्रो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पर्ल के हाथों में पकड़ी कॉफी को लिक्विड से सॉलिड कर देता है। हालांकि विथ्रो को अपनी पावर्स के बारे में कुछ अच्छी नॉलेज नहीं है, बस उसको इतना ही पता है कि 10 मीटर की रेंज में वह किसी भी लिक्विड को डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है और उसका इस्तेमाल कर उसका काफी सारा स्टेमिना भी लो होता है। एंड अब प्रेजेंट में विथ्रो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस सुपर ह्यूमन की राइट आई को फाड़कर उसका गला बस काटने ही वाला था, बट समय पे वे सुपर ह्यूमन विथ्रो पर पंच करके उसको खुद से दूर फेंक देता है एंड उसकी तरफ एकदम लाल बगुला होकर आता है। बट समय
समय पे उससे बचकर वित्रो वहां से भाग रहा था, क्योंकि अब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वे दोबारा से उससे फाइट करे। वही दूसरी तरफ पर्ल भी भागते हुए अपर एरिया जा रही थी, क्योंकि वहां पर उसने लड़ाई की आवाज सुनी है। हालांकि जेम्स पर्ल से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज पर्ल तक नहीं पहुंच पा रही थी। वहीं जेम्स एयरपीस के जरिए देखता है कि पर्ल वित्रो की तरफ ही जा रही है, और साथ ही में जेम्स को कुछ बैड फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि ये फाइट कुछ ज्यादा ही लंबी है। वहीं दूसरी तरफ वित्रो, जो कि अपनी बॉडी के फुल लिमिट में था और उसको चक्कर आ रहे थे, वह किसी भी समय बेहोश हो सकता था, लेकिन वह जैसे तैसे उस इनह्यूमन से बच के भाग रहा था। एंड तभी वित्रो अपने सामने सीलिंग के ऊपर एक फायर स्प्रिंकलर को देखता है, जिसकी तरफ बढ़कर वह लात मारकर उसको तोड़ देता है, जिससे उसमें से सावर निकल कर आता है, मींस काफी सारा वाटर। जब वे वाटर उस इनह्यूमन की पूरी बॉडी पे होता है, तो तभी वित्रो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे सॉलिड कर देता है, जिससे वो इनह्यूमन पूरी तरीके से सॉलिड के अंदर ट्रैप हो चुका था। वित्रो सोचता है कि जिस कंडीशन में वे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ घंटों के अंदर ही ये सॉलिड फिर से अपनी लिक्विड स्टेट पे आ जाएगा, तो उसको जल्द ही कुछ सोचना होगा इसको हराने के बारे में। जब वित्रो अपने कटे हुए आर्म की तरफ देख ही रहा था, तो तभी पीछे से उसके ऊपर वार होता है, और सिर्फ एक ही वार से उसकी गर्दन को काट दिया गया था। और वित्रो को मारा था वहां पर मौजूद एक और इनह्यूमन ने, जिसको आखिरी बार वित्रो अपने सामने देखकर अपनी हार की वजह जान जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में जेम्स अपने लैपटॉप के अंदर वित्रो के वाइटल्स देख रहा था, जो कि अचानक से बंद हो जाते हैं। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर क्या, लेकिन अगर पर्ल के वाइटल्स उसको दिखाई दे रहे हैं तो वित्रो की क्यों नहीं। और तभी उसको डर लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि वित्रो मारा जा चुका है। तब तक उस जगह पर पर्ल भी पहुंच चुकी होती है, जो कि उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आती है। तो वह अपने सामने दो इनह्यूमन्स को देखती है, और साथ ही में वित्रो और उसका कटा हुआ सर, जिसे देखकर पर्ल टोटली शॉक्ड थी। और यहाँ से हमें पर्ल और वित्रो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर पर्ल और वित्रो साथ में एक ब्रांच पे बैठे थे, और पर्ल वित्रो से कहती है तो अगर वे लोग अब एक टीम बन चुके हैं, तो वे लोग अपने इमोशंस के बजाय अपने दिमाग से काम लेंगे। बट वित्रो बताता है कि जो अजीब सा सूट पर्ल पहनती है, वही सेम अजीब सा सूट जेम्स उसको पहनने के लिए ऑफर कर रहा था, लेकिन उसने सख्त मना कर दिया, क्योंकि उसको कोई कार्टून वगैरह नहीं बनना था। पर्ल वित्रो को समझाती है कि उसको जैसा ठीक लगे वे वैसा करे, लेकिन अपने मिशन के दौरान अगर उनमें से कोई एक मारा गया, तो इस दुनिया को बचाने वाले हीरोज की संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए चाहे कितनी ही खराब सिचुएशन क्यों ना हो, वित्रो अपने दिमाग से काम ले, सिचुएशन के हिसाब से फिर वापस से अपनी टीम के साथ मिलकर फाइट करे, ना कि अकेला। एंड तभी उस पार्क में मौजूद एक बच्चे का बैलून खेलते खेलते हवा में चला जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बैठ के रो रहा था। वित्रो पर्ल से कहता है कि वो ये बकवासबाजी ना करे। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर वो हारने वाला है, तो वो मिशन से पहले अपने बारे में सोचेगा, वे वहां से भाग जाएगा और टीम मिशन से उसको कोई लेना देना नहीं। एंड हम देखते हैं कि जाता हुआ वित्रो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बच्चे के लिए पानी का एक सॉलिड बैलून बना देता है उसके दूसरे बैलून की जगह, जिससे पर्ल भी काफी खुश होती है। एंड अब प्रेजेंट में पर्ल इन्हीं सबको सोचकर गुस्से में पागल हो रही थी, और उसकी इमोशंस उस पर हावी हो रहे थे। एंड फिर वो अपनी पूरी पावर लगाकर वित्रो को ये कहते हुए कि तुमने अपने कूल बनने के चक्कर में उसको फिर से अकेला छोड़ दिया, वह उस इनह्यूमन के ऊपर पंच मार देती है, जिससे उस इनह्यूमन के सर जमीन पे टकराता है। और वहां खड़ी पर्ल वित्रो के सर को देख उसकी आंखें बंद करने जाती है, लेकिन तभी वो इनह्यूमन पर्ल के पीछे से उसका हाथ काटने का ट्राई करता है, लेकिन हैरानी की बात, वह पर्ल के हाथ को काट नहीं पाता। फिर पर्ल वित्रो के सर की आंखें बंद कर उस इनह्यूमन की तरफ ऐसे देखती है कि वह इनह्यूमन पर्ल से बच के भाग रहा था। बट तभी पर्ल उसके पीठ पे बने स्पाइडर आर्म में से एक पकड़ उसको उछालकर अपने सामने वाले दीवार पे दे मारती है। एंड इसके बाद वह कहती है कि उसको अकेले इन सभी कीड़ों को खत्म करना होगा, और उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वित्रो ऐसे मारा जाएगा। वह ह्यूमन दीवार का सहारा लेके पूरी फोर्स के साथ पर्ल की तरफ बढ़ता है, लेकिन पर्ल अपने फर्स्ट पंच से उस मॉन्स्टर के मुंह को तोड़ती है, फिर सेकंड पंच और अपने आखिरी थर्ड पंच से उसको दूसरी तरफ फेंक देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम को, जो कि एसएस ओपेरा शिप के अंदर मौजूद इनह्यूमन्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद एक बंदा कहता है कि सेड पर्ल ने उन सभी से कहा है कि वे न्यूक्लियर मिसाइल के इस ऑर्डर को कैंसिल कर दे, क्योंकि वे लोग एसएस ओपेरा शिप पे पहुंच चुके हैं और जल्दी ही वे लोग वहाँ की सिचुएशन को संभाल लेंगे। बट तभी वहाँ पर मौजूद मार्कस गेराल्ड, जिसको हमने कोरियन ISSTF के साथ बात करते हुए भी देखा है, मार्कस कहता है कि प्रेसिडेंट ने अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर लिया है और बस उनको अपने फाइटर जेट्स को बस ऑर्डर देना है और वे उस एसएस ओपेरा शिप को उड़ा देंगे। और मार्कस गेराल्ड यूएस का प्रेसिडेंटियल कैंडिडेट था और वह प्रेसिडेंट को मिसाइल इसलिए लॉन्च करने के लिए बोल रहा है क्योंकि वे लोग अब तक जेम्स से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। और अगर सभी को याद हो तो उनकी ISSTF और
वित्रों की यूडीटी स्क्वाड भी उस शिप पे गई थी, जिनसे उनका भी कॉन्टेक्ट टूट चुका था जेम्स की तरह। तो इसका मतलब ये है कि वह सुपर ह्यूमंस फेल हो चुके हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा उस शिप के फ्लोरिडा तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय करने का। बट मार्कस के इस बात पर अगेंस्ट वो दूसरा बंदा कहता है कि न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, ना जाने उस शिप के अंदर कितने ही जिंदा लोग बचे होंगे। फिर मार्कस कहता है कि वो शिप फ्लोरिडा सिर्फ 1 घंटे तक पहुंचने वाला है। अगर उस शिप के अंदर मौजूद इनह्यूमन ने फ्लोरिडा की जमीन पे कदम रख दिया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा डिजास्टर अलर्ट फैलाने के अलावा। उन दोनों की इस बहस पर प्राइम मिनिस्टर उन दोनों को चुप होने के लिए कहते हैं और वह उनको बताते हैं कि वे स्ट्राइक ऑर्डर को फिलहाल कैंसिल करेंगे क्योंकि उनको सेंट पॉल पर भरोसा है। अब यहाँ से हम देखते हैं उस समय को जब अमेरिका के प्रेसिडेंट पर्सनली सेंट पॉल से मिलने गए थे। वे उस वक्त पॉल से कहते हैं कि पॉल का प्रेसिडेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, बट पॉल कहती है कि लोगों को बचाना कोई एहसान नहीं होता, ये बस उसकी ड्यूटी है तो वे कर रही है। अब यहाँ से हम देखते हैं प्रेजेंट में पॉल को, जिसके ऊपर उस इनह्यूमन ने अपने स्पाइडर वेब से शूट किया है एंड इसके बाद वित्रो ने जिस इनह्यूमन को फ्रीज किया था वह फ्री हो जाता है वित्रो के सॉलिड करे गए वाटर को तोड़कर। इसके बाद वे अपने शेप को वित्रो में थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करके पर्ल के पीछे से उसको बाइट करता है, लेकिन पर्ल की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वे पर्ल के हाथ को अलग नहीं कर पाता। एंड जब पर्ल देखती है कि इस इनह्यूमन ने पर्ल की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश की है तो वे तुरंत उसके सर को पकड़ दूसरे वाले मॉन्स्टर की तरफ फेंक देती है। एंड जब वे दोनों इनह्यूमन एक दूसरे के साथ होते हैं तो इसके बाद पर्ल अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करती है। पर्ल की बॉडी से एक ब्राइट लाइट बाहर निकल कर आ रही थी और जैसे ही वह उन दोनों के ऊपर पंच करती है तो उस पंच की पावर की लाइट इफेक्ट उस शिप के स्ट्रॉन्ग मटेरियल को तोड़कर बाहर निकलती है। एंड उस लाइट को देखकर जैसे ही जेम्स हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर आता है तो इसके सामने उस ब्राइट लाइट के सामने अकेली खड़ी होती है पर्ल, जिसने अकेले ने उन दोनों इनह्यूमन को डिफीट कर दिया है। एंड जब पर्ल जेम्स के पास आकर उसको वित्रो की बात बताती है तो वित्रो के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और इन सब में वह खुद को दोष दे रहा था कि उसने उन सभी को अच्छे से गाइड नहीं किया। जब पर्ल ने एसएस ओपेरा के मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो ये बात आकर प्रेसिडेंट को भी बता दी जाती है, जिसे सुनकर मीटिंग में मौजूद सभी लोग काफी खुश होते हैं और साथ ही में उनको वित्रो की भी न्यूज बताई जाती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कोरिया को, जहाँ पर एसएस ओपेरा शिप के बारे में न्यूज चल रही होती है। कांग उस न्यूज पे ना ध्यान देकर बस अकेला रामेन खा रहा था और जब उसकी खाती हुई आवाज जूरी तक जाती है जो कि इस वक्त बाथरूम में है तो वे अंदर से ही कांग पर चिल्लाने लगता है कि उसने कांग से कहा था वे अकेला ना खाए उसका वेट करे, लेकिन अब जूरी करे तो करे भी क्या, सारा रामेन तो कांग खा चुका है। फिर इसके बाद जूरी की नजर जाती है टीवी पे चलती हुई न्यूज पर कि अमेरिका का एक सुपर ह्यूमन कैलन वित्रो एसएस ओपेरा मिशन के दौरान मारा जा चुका है। और ये न्यूज सुनकर कांग और जूरी दोनों हैरान थे, क्या एक सुपर ह्यूमन भी मर सकता है? और ये न्यूज सुनकर तो उन दोनों को ही काफी बुरा लगता है वित्रो के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिकुना को। वित्रो की न्यूज देखने के बाद हिकुना समझ चुका था कि सुपर ह्यूमन इनविंसिबल तो नहीं होते, उनको भी मारा जा सकता है और हो सकता है कि अगर वित्रो पर्ल के साथ ना हुआ हो तो तभी वो मरा होगा। इस पर डांग यांग हिकुना से पूछती है कि इसका मतलब क्या है, कि अमेरिका की सुपर ह्यूमन सेंट पर्ल सच में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वित्रो उसके साथ होता तो वो मरता नहीं। इस पर हिकुना डांग यांग को समझाता है कि जब वो फर्स्ट टाइम सेंट पर्ल से मिला था तो उसकी प्रेजेंस की वजह से ही सेंट पर्ल ने उसको अपनी पावर्स दिखाई और सेंट पर्ल सच में एक ऐसी बंदी है, अगर वो चाहती तो वो हिकुना को मार सकती थी, तो इसलिए उसका सिर्फ लास्ट डे टाइम था जब वे सेंट पर्ल से मिला था, उसके बाद नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को, जो कि कार में बैठा कहीं जा रहा था और वह बैन को कॉल करता है। सुबह के 11 बजे तक सोता हुआ बैन कॉल पिक करके पूछता है कि क्या हो गया। जेम्स उसको बताता है कि ये इमरजेंसी है, जो वित्रो है उसकी डेथ बॉडी गायब हो चुकी है। ये सुनकर बेन की पूरी नींद उड़ जाती है और वो पूछता है आखिर उसका मतलब क्या है। जेम्स उसको बताता है कि इसके बारे में तो वे लोग मीटिंग में बात करेंगे, फिलहाल वे इस इंफॉर्मेशन को जरा सा भी लीक ना होने दें। और जेम्स बेन को एक काम देता है कि वे एसएस ओपेरा में मौजूद सीसीटीवी कैमरा के सभी फुटेजेस को अपने पास रखें, क्योंकि जिसने भी वित्रो की डेथ बॉडी चुराई है वह सीसीटीवी में तो कैप्चर जरूर हुआ होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जूरी को, जो कि पैसों की परेशानी के कारण ऐसे ही घर से बाहर निकला हुआ था। उसको याद आता है कि उसकी बिग सिस्टर, जो कि किसी काम से फिलहाल अमेरिका गई हुई है,
वह जूरी को कहती है कि वह उसके डेली एक्सपेंसिव्स के लिए उसको मंथली पैसे भेजा करेगी, लेकिन फिलहाल जूरी 18 प्लस हो चुका है तो वह खुद से पैसे कमाना सीखे। जूरी को उसकी बिग सिस्टर पर हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और अब जूरी और कांग ने दिन भर रामेन खा खाकर सारे पैसे खर्च कर दिए थे, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम यह है कि उसकी सिस्टर ने उसको पैसे भेजना बंद कर दिए हैं और साथ ही में उसके ईमेल का कोई रिप्लाई भी नहीं करती। या फिर हो सकता है कि वे जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि जूरी इंडिपेंडेंट हो पाए। एंड तभी जूरी को अपने सामने आर्म रेसलिंग का एक पोस्टर दिखता है जिसमें जीतने वाले को 8 मिलियन वॉन मिलेंगे, जिसे देखने के बाद जूरी तुरंत कांग को कॉल करता है। एंड जैसे ही कांग उसके कॉल को पिक करता है तो जूरी काफी हैरान था कि आज तो कांग स्नोरलैक्स की तरह स्कूल में सो नहीं रहा है और उसने उसके कॉल को पिक कर लिया। इस पर कांग बताता है कि आज उसके स्कूल में कुछ नए दोस्त बने हैं जिनका नाम सरजी बिरजू और क्वांगचूल है। वे उसके साथ मिलकर कुछ ना तो कुछ एक्टिविटी कर ही रहे हैं। खैर इन सब बातों को छोड़ जूरी कांग को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, जिसको जीतने के अवार्ड में जूरी कांग को फ्राइड चीकू देगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में जेम्स, बैन और पर्ल तीनों वहां पर मौजूद थे। उस मीटिंग में वे लोग एसएस ओपेरा के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि उस शिप के अंदर 150 से भी ज्यादा कॉप्स और इंजर्ड लोग मिले हैं और जितना वे लोग इनह्यूमन की लोकेशन को डिटेक्ट कर पाए हैं वे लोग सिर्फ शिप के अपर एरिया में ही थे। ऐसा शायद इसलिए है कि आईएसएसटीएफ और यूडीटी स्क्वाड ने उन लोगों को शिप के डेक पे ही बिजी रखा था, जिसकी वजह से शिप के अंदर आम लोगों को शिप के एकदम लोअर एरिया में जाकर छिपने की अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि उस शिप के अंदर जितने लोगों की डेथ्स हुई है वो कम तो नहीं है और इसके अलावा उस शिप के अंदर 2 इनह्यूमन्स थे। फिर पर्ल बताती है कि वे दोनों ही इनह्यूमन किसी एनिमल की तरह थे। पहला इनह्यूमन तो किसी स्पाइडर टाइप का था और दूसरा वाला कैमेलियन मींस गिरगिट की तरह। और जो स्पाइडर टाइप का इनह्यूमन था उसके पास 8 नाइफ जैसे टेंटिकल्स थे और उसके अंदर फाइट करने का काफी अच्छा स्टेमिना भी था। तो हो सकता है कि उसी ने वित्रो के सर को उड़ाया हो उसके ऊपर पीछे से वार करके। और जो दूसरा इनह्यूमन था वो फ्रीज था, जिसको वित्रो ने ही फ्रीज किया होगा उससे काफी लंबी फाइट के बाद। और वह ऐसा इसलिए कह रही है कि वह दूसरा वाला इनह्यूमन काफी ज्यादा थका हुआ था। हालांकि उस कैमेलियन वाले इनह्यूमन ने वित्रो के अपीयरेंस की कॉपी करी, तो हो सकता है कि उसने पर्ल के भी अपीयरेंस को कॉपी करके वित्रो के हाथ को काटा हो। पर्ल की इस बात सुनने के बाद जेम्स इस कंक्लूजन में निकलता है कि ज्यादातर इनह्यूमन नेचर के एनिमल्स की पावर्स को पोजेस करते हैं। हालांकि एक ही जगह पर 2 इनह्यूमन का अपीयर होना सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। और इस मीटिंग का मेन पॉइंट एसएस ओपेरा शिप के अंदर मौजूद वित्रो की डेड बॉडी अचानक से गायब कैसे हुई और वह डेथ बॉडी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पहुंचने से पहले गायब हुई। तो इसका मतलब यह है कि शिप के अंदर आकर कोई उस डेथ बॉडी को अपने साथ ले गया, अपना बिना एक भी सुराग छोड़े हुए। फिर इसके बाद जेम्स बैन से एसएस ओपेरा के सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है। जेम्स बताता है कि डाटा रिकवरी के लिए उसने उन लोगों से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट करी है एंड उन्होंने बताया कि एक हफ्ते बाद वे बैन को सारी रिकॉर्डिंग्स दे देंगे। एंड उनसे पूछने पर यह कंफर्म भी हुआ है कि हाँ, वित्रो की डेथ बॉडी के पास एक अननोन पर्सन आया था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चोटाई को, जिसने उस आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट के बारे में सुन लिया होता है एंड उस टूर्नामेंट के ग्रैंड प्राइज के मनी को सुनकर वो काफी हैरान था। तो इसलिए वे कहता है कि वे अपनी पूरी गैंग के साथ इस टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट करेगा, इस टूर्नामेंट के प्राइज को क्लेम करने के लिए। अब नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जब संडे को टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। इस बार इस टूर्नामेंट को पिछले साल की तुलना में 3 गुना लोगों ने ज्वाइन किया है। टूर्नामेंट की शुरुआत एक सिंपल से आर्म रेसलिंग से होगी। इसमें जीतने वाले को फाइनल्स में खेलने दिया जाएगा और फाइनल में 16 कॉम्पिटिटर्स मैच करेंगे जिसमें जजेस भी शामिल है। और जो भी इस टूर्नामेंट में थर्ड आएगा उसको 1 बिलियन मिलेंगे, सेकंड पे आने वाले को 2 मिलियन और फाइनल फर्स्ट पे आने वाले को 8 मिलियन, जो कि लेजेंडरी ट्रॉफी को लेकर जाएगा। और हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर जूरी और कांग आ चुके हैं, जहाँ पे उन दोनों ने ही कैचअप मैन की टी शर्ट पहनी थी। जूरी सोचता है कि वे इस टूर्नामेंट में कांग को इसलिए ज्वाइन करा पाया क्योंकि कांग के फेवरेट शो कैचअप मैन के एक्टर अमेरिका से कोरिया आ रहे थे और जहां पर टूर्नामेंट हो रहा है उधर के पास ही में एक एयरपोर्ट है जहां पर कैचअप मैन आएंगे, जहां पर जूरी और कांग उस टूर्नामेंट को जीतने के बाद कैचअप मैन से मिलेंगे ताकि कैचअप मैन उनको देखकर अट्रैक्ट हुए। इसलिए जूरी अपने साथ में कैचअप मैन की टी शर्ट भी लेकर आया है। अब प्रेजेंट में कांग का नंबर है 82, जहां पर उसको स्टार्टिंग राउंड के लिए बुलाया जाता है और जूरी कांग को पीछे से आवाज देकर कहता है कि वे याद रखे कि उसने कांग को क्या सिखाया है। कांग याद करता है कि जूरी ने उसको सिखाया था कि वे एक्टिंग करे,
कि वह सच में एक आर्म रेसलिंग कर रहा है और वह अपनी फुल पावर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे। ज्यादातर जजेस और ऑडियंस को यही लगना चाहिए कि कांग ने इस कंपटीशन को काफी स्ट्रगल के साथ जीता है। कांग देता है कि जिस कॉम्पिटिटर से उसका सामना है उसका नंबर है 117 और वो बंदा कांग को देखकर एक मच्छर समझ रहा था, और जब उन दोनों के बीच में रेसलिंग मैच स्टार्ट होता है तो वो बंदा अपनी पूरी ताकत लगाकर कांग को हराने ही वाला था, लेकिन तभी कांग अपनी काफी छोटी सी पावर का इस्तेमाल करके उस बंदे को आराम से हरा देता है। ये देखकर रेफरी भी खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन वो कांग को विनर घोषित कर देता है। और जब उस बंदे को कांग की वजह से एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो जूरी कांग को समझाता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें हल्की से अपनी पावर इस्तेमाल करनी है, इतनी नहीं। इसके बाद दूसरा कॉम्पिटिटर आता है, कांग उसको भी हरा देता है, थर्ड वाले को भी हरा देता है। सभी सिंपल राउंड के एंड हो जाने के बाद अनाउंसर अनाउंस करता है कि अब ये सिंपल राउंड एंड होता है और अब इस राउंड के फाइनल में 16 कॉम्पिटिटर्स आपस में कम्पीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो इस टूर्नामेंट के जज बेल्गेरिया जुइस पूरे वर्ल्ड वाइड के आर्म रेसलिंग में 4th प्लेस हासिल कर चुके हैं। उनका अपोनेंट होने वाला है सब्बू मार्शल अकेडमी का सेकंड कमांडर ली मुनगू, और वहां पर ली को सपोर्ट करने के लिए उसके मास्टर भी आए होते हैं, साथ में उसके दोस्त भी। ली के मास्टर ओ बांगवोन सोच रहे थे कि अगर ली इस टूर्नामेंट के सेकंड प्लेस में भी आ जाता है तो वे लोग अपनी जोजो को ठीक करा सकते हैं। वही अपना काम उसका अपोनेंट होने वाला है जू टेम्पल से जॉगिंग मोंग योन योंग। ये एक नाम है, हम इसको योंग कहेंगे। वहीं योंग को सपोर्ट करने के लिए उसी के जैसे मोंग्स आए होते हैं, और एक बार जरा इस बंदे का स्टाइल तो देखो, कसम से भाई चीता ही कहते हैं। और वहीं गुंगबू गंडू गैंग का 3rd डिवीजन का कमांडर, उसका मुकाबला है चोटाए के साथ, और वहां पर पूरे गंडू गैंग के मेंबर्स आए हुए थे और वो मॉन्क्स को परेशान कर रहे थे, पता नहीं क्यों। और अब बचा नेक्स्ट कॉम्पिटिटर जो कि कभी भी किसी भी स्ट्रीट फाइट में नहीं हारा। हाँ, वो इस टूर्नामेंट में तो है ही नहीं। तो हाँ, उसका मुकाबला होने वाला था गंडू गैंग के लीडर पार्क गंडू से। साथ ही में ये भी बोला जाता है कि मैच के स्टार्ट होने पर अगर पार्क का अपोनेंट नहीं आया तो पार्क को ऑफिशियली विनर घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसे 2-4 और कॉम्पिटिटर्स थे जिनका नाम रेफरी ऐसे ले रहता है, जैसे कि 119 वर्सेस 29। और ये रहा पूरा चार्ट जिसमें सब कुछ मेंशन है कि कौन किसका अपोनेंट है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कैचअप मैन को, जो कि प्लेन के जरिए कोरिया आ रहे होते हैं, और कैचअप मैन अपने मैनेजर को बताता है कि उनको इस कॉस्ट्यूम से काफी ज्यादा नफरत है, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम की पैंट से उनके एस चमकते हैं। लेकिन उनके मैनेजर बताते हैं कि कंपनी ने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि वे एयरपोर्ट में सभी फैंस के सामने यही कॉस्ट्यूम पहने, और इसके अलावा उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वे कुछ कर भी नहीं सकता। और हमें पता चलता है कि कैचअप मैन के मैनेजर का नाम है रोज। अरे टाइटैनिक वाली रोज नहीं यार। खैर, साथ ही में हमें कैचअप मैन का भी नाम पता चलता है जिनका नाम मट डियोन है, और वे लोग जल्दी ही कोरिया पहुंचने वाले हैं। खैर, टूर्नामेंट का फाइनल राउंड गुंगमू और चोटाई से स्टार्ट होता है, जहां पर चोटाई बिल्कुल भी हारने के मूड में नहीं था, क्योंकि इस टूर्नामेंट का ग्रैंड प्राइज का मनी काफी ज्यादा तगड़ा है। हालांकि गुंगमू भी नहीं हारना चाहता था, और इसके बाद वे अपने ग्लासेस उतार देता है, और गुंगमू के डिवीजन के मेंबर्स ये देखकर बताते हैं कि गुंगमू अपने ग्लासेस तभी उतारता है जब वे सीरियस फाइट करना चाहता हो तो। और हम देखते हैं गुंगमू की आंखों को, जो कि दिखने में काफी अजीब लग रही है। इसके बाद उन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ योंग कांग को देखकर कहता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, भले ही बाहर से नहीं लेकिन अंदर से तो हो, क्योंकि वह इस चीज को सेंस कर सकता है, तो इसलिए वे कांग के अगेंस्ट बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ेगा। वहीं ली ने एक जज को हराकर इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए अपना कदम बढ़ा लिया है, जिसे देखकर उसके साथ आए अकेडमी के दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चोटाई और गुंगबू दोनों की ही स्ट्रेंथ बराबर की थी, कोई भी एक दूसरे को अब तक हरा नहीं पा रहा था, लेकिन चोटाई अपनी माँ की कसम खाकर पूरा दम लगा के ही गुंगबू को हरा देता है और कहता है कि भूलना मत, तुम 3rd कैप्टन हो, 2nd में मैं ही हूँ। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही योंग कांग के हाथ को पकड़ता है तो उसकी तो फटके 64 हो चुकी थी, क्योंकि उसको ये तो सेंस हो चुका था कि कांग कोई बच्चा तो है नहीं, अगर कांग चाहे तो उसको अपने सामने खड़ा भी ना होने दे। एंड तभी कांग उसको काफी आराम से हरा देता है एंड सोचता है कि इस वाले राउंड में तो उसने काफी एक्टिंग के साथ जीत हासिल करी होगी। वहीं दूसरी तरफ पार्क का अपोनेंट जो कि जज है वे अब तक नहीं आए, तो इसलिए पार्क को अगले राउंड में खेलने दिए जाने का मौका मिलता है। लेकिन जब पार्क गंडू गैंग के बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करता है तो वह देखता है कि गंडू गैंग के
मेंबर्स ने तो पार्क के अपोनेंट को मार पीट कर कहीं छिपा दिया है और ये काम चोटाई और गुंगू ने करवाया था मेंबर्स को बोलकर, जिससे पार्क की तो सिनक चुकी थी। फिर वे चोटाई और गुंगू की तरफ बढ़कर सबसे पहले तो गुंगू के पेट पे लात मारता है और उसके बाद चोटाई के झापड़ मारकर उसको जमीन पे लेटा देता है एंड उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे इतना कमजोर समझ लिया है कि मैं एक सिंपल सा आर्म रेसलिंग मैच नहीं जीत सकता। एंड वे उन दोनों को कीड़ा कहते हुए इस टूर्नामेंट को छोड़कर चला जाता है। अगर पार्क इस टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं खेल रहा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और अब इस फाइनल राउंड के 3 विनर्स है, ली, चोटाई और कांग, जहां पर अब कांग का मुकाबला है चोटाई से। इसके बाद चोटाई कांग से पूछता है क्या तू वो तो नहीं जो कि क्वान चुल के साथ रहकर उसके साथ लंच करता है। और कांग के हाँ कहने पर चोटाई कहता है कि मैं तेरे जैसे कीड़े से तो नहीं हारने वाला। एंड मैच स्टार्ट होते ही चोटाई अपना पूरा दम लगा रहा था, लेकिन जब कांग याद करता है कि कैसे चोटाई ने स्टूडेंट को मारा, कैसे उनको बुली किया, यहाँ तक कि लड़की तक को मारने वाला था, तो वे अपना काबू खोकर चोटाई के हाथ को भींचता है, जिससे तो उसकी गेंद ही लाल हो चुकी थी। लेकिन रेफरी इतना ज्यादा हरामी था, उनको लग रहा था चोटाई कोई नाटक कर रहा है और वे कांग को इस फाइनल टूर्नामेंट के 2nd राउंड में भेजते हैं। और अब फाइनल्स में कांग का मुकाबला है ली से। और अब जूरी को पूरी उम्मीद थी कि कांग इस राउंड को भी जीत लेगा, लेकिन वहीं पर ली को भी सपोर्ट करने वाले उसके मास्टर और दोस्त थे। एंड इसके बाद ली अपने आप को कांग से इंट्रोड्यूस करता है और जैसे ही वह दोनों अपने अपने हैंड्स को ग्रैब करते हैं तो ली नोटिस करता है कि कांग के हैंड्स तो कांप रहे हैं। एंड इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और ली अपना पूरा दम लगा देता है कांग को हराने के लिए। और गंडू गैंग के मेंबर्स को लग रहा था कांग को देखकर कि ये क्वान चुल का राइट हैंड मैन है। और अब कांग के साथ ली के भी हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ली सोचता है कि उसने किसी भी मैच में अपनी इतनी ताकत नहीं लगाई। उसको इस वक्त ऐसा प्रेशर फील हो रहा है जैसे कि किसी हाथी ने उसके ऊपर अपना पैर रख दिया है। लेकिन कांग धीरे धीरे करके ली के हाथ को नीचे रख देता है और इसके बाद इस टूर्नामेंट को जीत जाता है। और कांग का ये वाला मैच तो जूरी को एब्सोल्युटली नेचुरल लगा। और जब कांग आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट का चैंपियन बनता है तो अनाउंसर का कांग से एक सवाल था कि अब वे इतने सारे पैसों का करेगा क्या। कांग बताता है कि अभी इसको कुछ आइडिया नहीं है। इसके बाद रेफरी कहता है कि जब भी किसी इनह्यूमन का डिजास्टर आता है तो कई सारे लोगों के घर और ऑफिसेस तबाह हो जाते हैं, जिससे वह रोड पर आ जाते हैं। तो इसलिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में हेल्पलेस लोगों की मदद करती है। तो क्या कांग अपने इस जीते गए पैसों को डोनेट करना पसंद करेगा? और तुम लोगों को क्या लग रहा होगा कि कांग क्या करेगा? डोनेट कर देगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा, कांग डोनेट कर देता है। अनाउंसर के पूछने पर क्या कांग अपना सारा पैसा डोनेट करेगा, इस पर कांग हाँ कह देता है। और बेचारे जूरी के रिएक्शन देखो, जिसकी गई भैंस पानी में। वहीं दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट का 2nd विनर ली मुनगू अपने मास्टर के सामने रोते हुए उनसे माफी मांगता है कि वह जीत नहीं पाया, लेकिन उसके मास्टर उसको रोने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि कभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट रिग्रेट नहीं करता, भले ही वो हार हो या जीत। और इसके अलावा क्योंकि ली 2nd आया है तो उनके पास 2 मिलियन वॉन है, जिससे वे अपने जोजो को ठीक कर सकते हैं। टूर्नामेंट के एंड हो जाने के बाद सभी लोग वहां से बाहर चले जाते हैं और कांग जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन इसके हाथ में प्राइज मनी नहीं, सिर्फ ट्रॉफी थी। एटलीस्ट यही दिखा देगा वो कैचअप पैन को। जहां पर उस टूर्नामेंट का अनाउंसर कांग की तरफ देखता है और वहां एयरपोर्ट में गंडू गैंग के सभी मेंबर्स भी मौजूद होते हैं और चोटाई कांग की तरफ देखकर उसको गंदी गंदी गाली देते हुए अपने पास बुलाता है। लेकिन जूरी भी कम नहीं था, वो भी रिटर्न में गाली देता है, लेकिन तब तक कांग उसको लेके जा रहा था और चोटाई ने तो जूरी की एक भी गाली नहीं सुनी, क्योंकि वो उससे काफी दूर है ना। उसके बाद वहां पर ली आकर कांग को कांग्रेट्स कहता है, क्योंकि पहली बार उसने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा देखा जो उसको हरा सके। तो इसलिए वे कांग को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि वो सबहू मार्शल एकेडमी का 2nd कमांडर है। तो इसलिए उसको अच्छा लगेगा कि कांग जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन उनकी एकेडमी में आकर सभी बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाएं। जूरी के हाथ में वे ट्रॉफी देखकर ली का मास्टर उससे काफी तेजी से वो ट्रॉफी ले लेता है, जिस पर जूरी उनसे कहता है कि ध्यान से वे इस ट्रॉफी पे स्क्रैच ना डाले, वो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सडनली वो रियलाइज करता है कि अभी तो ट्रॉफी उसके हाथ में थी, इतनी तेजी से उनके हाथ में आई कैसे। एंड कांग जूरी को पीछे हटने के लिए बोलकर कहता है कि ये नॉर्मल बंदा नहीं है। एंड इसके बाद ली के मास्टर कांग से कहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ देखकर भी नहीं लगता कि तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन हो, तो इसका मतलब तुम ही हो ना वो जो ब्लैक मास्क के पीछे है। ये पता लगने के बाद कि ली के मास्टर को पता चल चुका है कि कांग ही व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन है। इसके बाद ली के मास्टर कांग से कहते हैं कि अगर वे चाहता है कि वे इस बात को किसी को ना बताएं तो वे योंगबू माउंटेन्स में आ जाएं। वहीं दूसरे सीन में इंचियोन एयरपोर्ट में एक सुपर ह्यूमन आ चुका है और वह काफी तेजी से आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब जूरी कांग से पूछ ही रहा था कि आखिर इसको वो प्राइज मनी डोनेट करने की क्या जरूरत थी, तो तभी वहां के सायरन में डिजास्टर अलर्ट आता है, क्योंकि ठीक एयरपोर्ट में एक इनह्यूमन अपीयर हुआ है
तो सभी के सभी लोग शेल्टर्स की तरफ भागे। वहीं दूसरी तरफ वह इनह्यूमन जब अपने सामने एक आते हुए एयरप्लेन को देखता है तो वह उसकी तरफ काफी तेजी से भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जूरी के पास कांग के कोई से भी टूल्स नहीं थे, उसके पास थे तो सिर्फ एक एयरपीस और मास्क। लेकिन कांग उन्हीं को लेकर वहां से भाग जाता है और वहीं वो लोग जो कि एयरपोर्ट से निकल रहे थे उनमें से किसी ने एक व्हाइट कलर की कैप पहन रखी थी। कांग की उस व्हाइट कैप पे नजर जाती है और वह उसके सर से वो कैप लेकर वहां से काफी तेजी से भाग जाता है और वॉशरूम में आने के बाद जूरी की दी गई केचप मैन की टी शर्ट को फेंकते हुए अपने ब्लैक मास्क और व्हाइट कैप को पहनकर तैयार हो जाता है उस इनह्यूमन से निपटने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये फ्लाइट तो वही है जिसमें कांग के फेवरेट कैचअप मैन है। और जब वे लोग एयरपोर्ट पे लैंड करने ही वाले थे तो तभी पायलट्स को अपने सामने एक इनह्यूमन भागता हुआ दिखता है। वह इनह्यूमन काफी तेजी से उन्हीं की तरफ भाग रहा था जिसे देखकर वे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड वह इनह्यूमन जमीन से एक ऐसी लंबी छलांग मारता है कि वह फ्लाइट के एकदम सामने आकर उसके लेफ्ट विंग को काट देता है, जिससे कि प्लेन का बैलेंस बिगड़ चुका था और वहां के अंदर के पैसेंजर्स को काफी ज्यादा चोटें भी आई थी। वहीं पायलट जैसे तैसे कोशिश करके प्लेन को फाइनली जमीन पर लैंड करवा लेते हैं काफी खराब हालत में और वह इनह्यूमन उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पे पड़ी एक क्रेन को उठाकर उस प्लेन की तरफ फेंक देता है। जबकि जमीन पर लैंड करने के बाद वैसे ही पैसेंजर्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी और दूसरी बात वो इनह्यूमन जिसने उनकी तरफ एक क्रेन फेंक दी है और इससे पहले कि वो क्रेन प्लेन तक पहुंच पाती तभी वहां पर कांग आकर एक जोरदार किक मारता है और उस क्रेन को और ज्यादा उछाल देने के बाद वह उस इनह्यूमन के सामने खड़ा होता है। प्लीज़ गाइज, आप में से कई सारे लोग खाली वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते। मेरी आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं भी चौड़ के साथ सबको दिखा सकूं कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है। तो इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को हाइप करके जरूर जाना, क्योंकि ये चैनल अकेला मेरा नहीं, हम सभी का है। इस साल तो इसको 100K तक पहुँचाना है। तो अब मैं चला इसके नेक्स्ट पार्ट की रिकॉर्डिंग के लिए। अभी के लिए सायोनारा।